देखिए, भारत में यूरोप से व्यापार करने के उद्देश्य से व्यापार करने के उद्देश्य से कई यूरोपीय आए। कुछ लोगों ने यहाँ पर बस क्या कहते हैं कंपनी पूर्ण रूप से स्थापित करके भारत में व्यापार तो किया ही, प्रशासनिक हस्तक्षेप करके भारत में कब्जा भी कर लिया। जैसे कई कंपनियाँ आई, कई यूरोपीय आए, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो ये 4 क्रम है आने वाले का। पुर्तगाली के बारे में यहाँ पे बताया जा चुका है। आज हम आप लोग को बताएंगे डच के बारे में। डेनिश भी पहले आए थे, फ्रांसीसी के पहले थोड़ा सा कुछ क्षेत्रों में थे, उनका इतना महत्व नहीं है। डच यूरोप का एक देश है, नीदरलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड। देखिए, जब वास्को डी गामा आया था वो तो खोज के लिए आया था भारत में, और वो आया और भारत में तो उसको मालूम ही नहीं था कि क्या व्यापार करना है। यहाँ से उसको मसाला मिला, उसने भारत बाहर बेच दिया और ये व्यापार की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन डच कंपनी की जो स्थापना हुई वो सरकार ने एक आदेश के द्वारा इस कंपनी की स्थापना हुई, और इस कंपनी का उद्देश्य ये था कि भारत में व्यापार करना। तो डच लोग भारत में तो आए ही, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ ऐसे द्वीप हैं वहाँ भी उन्होंने व्यापार किया, जैसे इंडोनेशिया, जावा, यहाँ भी उन्होंने व्यापार किया। तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1602 ईस्वी में। यहाँ के शासक ने भारत में 21 साल के लिए व्यापार करने का एक आदेश दिया कि भारत में 21 वर्ष के लिए व्यापार करने की। डच लोग भारत में आए तो भारत में उन्होंने अपनी सबसे पहला कारखाना या फैक्ट्री वो दक्षिण भारत में, साउथ में मुसलीपट्टनम है, आंध्र यहाँ पे है, जहाँ माथे रखते हैं यहीं पे मुसलीपट्टनम है। यहाँ पर उन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया 1605 में मुसलीपट्टनम। यहाँ पर सबसे पहला अपना कारखाना स्थापित किया। देखिए, जो डच लोग आए थे उनका पहले शुरुआती में वो मसाला का व्यापार करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में शुरुआती दौर में उनका उद्देश्य था यहाँ भारत से भी मसाले का व्यापार, लेकिन बाद में उन्होंने कपड़े का व्यापार, शुरुआत में मसाले के व्यापार शुरुआत हुआ, लेकिन बाद में कपड़े का व्यापार करने लगे। मसाले का व्यापार वास्तव में उन्होंने किया इंडोनेशिया से। डच लोगों ने मसाले का जो व्यापार किया वो किया इंडोनेशिया से। भारत में उन्होंने पहली फैक्ट्री तो स्थापित की। इसके बाद भारत के कई स्थानों में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में कई स्थानों में उन्होंने अलग अलग फैक्ट्री स्थापित की। जैसे 1610 में पुलिकट में, 1616 ईस्वी में उन्होंने सूरत में भी फैक्ट्री स्थापित की। 1616 ईस्वी में सूरत में भी फैक्ट्री स्थापित की।
बंगाल में उनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई पीपली में 1627 ईस्वी में। पीपली, ये बंगाल में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई 1627 ईस्वी में। बंगाल में उनका बहुत महत्वपूर्ण एक केंद्र था चिनसुरा, जिसकी स्थापना उन्होंने 1653 में की। चिनसुरा को गुस्ताव कोर्ट भी कहते हैं। ये बंगाल में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी, चिनसुरा में यहाँ पे स्थापित किया। उसके बाद दक्षिण भारत में भी स्थापित किया। बंगाल में भी उन्होंने आगे चल के कासिम बाजार में भी उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में कोचीन में भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। ईस्वी में कोचीन यानी केरल पश्चिम में, यहाँ पर भी उन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर दी। कोचीन में भी स्थापित किया, फैक्ट्री स्थापित किया। भारत में वो लोग दो तरीके का व्यापार करने लगे डच लोग। दक्षिण में वो लोग पूरा कपड़े का व्यवसाय करते थे। दक्षिण भारत के देखिए दो तट है, ये आपका देखिए, ये पूरब का जो तट है इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। और पश्चिम के तो कोरोमंडल तट पर उन्होंने क्या किया? कपड़े का व्यापार करना शुरू कर दिया कोरोमंडल तट पे। कपड़े का व्यापार। जब डच लोगों ने अपनी फैक्ट्री बंगाल में और बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में स्थापित की थी, तो वहां से उनका मुख्य व्यापार था सोरा, रेशम और यहाँ भी सूती वस्त्र करते ही थे। सूती वस्त्र का व्यापार और नील का, ये चार चीज ये इन्हीं के अधिकार में था। सोरा, नील, रेशम, ये यहीं पे। रेशम में तो कासिम बाजार में इनके जो स्थान था वो फेमस था, जो हमने लिखा है कासिम बाजार रेशम के लिए प्रसिद्ध था। भारत में डचों का भी सीधे लड़ाई, जितने भी यूरोपीय कंपनी आए थे अलग अलग से, उनकी सीधे लड़ाई अंग्रेजों थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पे व्यापार करें, क्योंकि अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा भारतीयों से तो थी ही, जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनसे भी थी। तो ये हमने आपको जब बंगाल का नवाब के बारे में जानकारी दे रहे थे तो हमने एक बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये बताया था कि क्लाइव ने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा था, जिसमें सिराजुद्दौला को हटाना था और किसको बैठाना था? मीर जाफर। तो मीर जाफर को हमने ये भी बताया था आपको कि मीर जाफर पे कौन सा आरोप अंग्रेजों ने लगाया था? उन्होंने डचों को लगाया था, अंग्रेजों ने लगाया था कि डच को आप संरक्षण दे रहे हैं। डचों को संरक्षण, देखिए डच यहाँ पर थे बंगाल में उस समय, तो मीर जाफर पर यह आरोप लगा था कि डचों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए 1759 ईस्वी में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ अंग्रेज और डचों के बीच। 1759 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ बेदारा गढ़। इस युद्ध में डच पराजित हो गए और उनका व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूप से लगभग समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने इस तरीके से पराजित उनका किया कि उनके पूरे व्यापार व्यवसाय जो बंगाल में था वो भी खत्म हो गया। वैसे डच लोग भारत में रह के वो सिक्के भी चलाते थे, उनके सिक्के को पैगोडा कहते थे और ये सिक्का चलता था पुलिकट से, डचों का सिक्का चलता था।
ये सिक्का सोने का था, सिक्का सोने का था और ये चलता था पुलिकट से। पुलिकट ये पूरब में स्थित है, पुलिकट से ये डच का सोने का सिक्का चलता था। देखिए, डच की पराजय का कारण ये था कि ये पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी, यानी सरकार का पूरा हस्तक्षेप था। पराजय का खूब कारण था, एक तो सरकार का हस्तक्षेप था, दूसरी रूप से अंग्रेज की जो कंपनी थी वो पूरी प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी थी। दूसरी चीज़ थी कि डच में भी जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचारी थे, वो अपने स्वतः व्यापार करने लिए, अपने फायदे के लिए गए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि अंग्रेजों का जो क्या कहते हैं जल सेना है वो किसी भी यूरोपीय कंपनी से सबसे ज़्यादा ताकतवर थी, इसीलिए कोई भी यूरोपीय कंपनी अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाया। तो ये डच यहाँ से पराजित होकर समाप्त हो जाते हैं। डच के बाद भारत में तीसरा यूरोपीय जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं वो होते हैं अंग्रेज। देखिए, पूरब में क्योंकि वास्को डी गामा चले ही गए थे, तो यूरोप में एक दूसरे का सीधा संबंध था। आप देखेंगे यूरोप को नक्शा में ये पूरे देश जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो डचों ने जब व्यापार करना शुरू किया भारत में कपड़ों का, तो इसकी बात अंग्रेजों मतलब ब्रिटेन में भी इसकी बात फैल गई थी। तो ब्रिटेन से व्यापार करने के उद्देश्य से एक प्राइवेट कंपनी की स्थापना हुई, जिसको हम लोग सिंपल रूप से जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का वैसे अगर नाम आपको बताएं, द गवर्नर ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, इसका ये पूरा नाम था। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 ईस्वी। द गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग, ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट, द गवर्नर मर्चेंट ऑफ, गलत लिखा है, ये तो सही लिखा गया था, गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, जी टू द ट्रेडिंग हो गया, हाँ बड़ा है, टू द ट्रेडिंग होगा जी, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, ये है इतना बड़ा नाम है, कभी कंफ्यूज हो जाता है, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। ये देखिए पूरी कंपनी का ये नाम था। 1599 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ। उन्होंने सिर्फ 15 वर्ष के लिए पूरब में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से एक अनुमति दिया था। तो कंपनी प्राइवेट थी, फिर भी एक राजा से उनको क्या कहते हैं अनुमति की आवश्यकता थी। तो एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया था। इस कंपनी को राजा जेम्स का एक पत्र लेकर हॉकिंस मुगल साम्राज्य के पास जाता है, वो कंपनी के लिए राहत देने के लिए। लेकिन ये जो पत्र लिखा गया था वो अकबर के नाम पे लिखा गया था। लेकिन जब हॉकिंस पहुंचता है तो अकबर तो मर ही जाते हैं, रहता कौन है? जहांगीर। तो 1608 ईस्वी में, देखिए इसको कहते हैं 1608 ईस्वी में जहांगीर सूरत में जहांगीर से मिलता है हॉकिंस, और फारसी भाषा सीखकर जहांगीर से बात करता है। जहांगीर उससे खुश हो जाता है, उसको मनसब देता है, 400 का मनसब, 400 का मनसब देता है।
लेकिन फिर भी कंपनी को व्यापार का अधिकार इतना तरीके से मिल नहीं पाता है, छूट नहीं मिल पाती है। इसके लिए फिर एक दल आता है टॉमस रो के नेतृत्व में। टॉमस रो भारत में आता है सन 1615 ईस्वी में। वो भी सूरत पहुंचता है, लेकिन उसकी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से मुलाकात होती है। लेकिन इसके पहले पुर्तगाली यहाँ पर भारत में बसे हुए थे। सूरत यानी पश्चिम में पुर्तगालियों ने जहांगीर को अंग्रेजों के खिलाफ भर दिया, इसलिए जहांगीर उनसे नाराज हो गया अंग्रेजों से सूरत में। और क्या कहते हैं, ये अंग्रेजों को सूरत में जहांगीर ने भगा दिया व्यापारियों, जो कुछ व्यापारी रुके हुए थे। तब वहाँ के अंग्रेज 1612 ईस्वी में घटना होती है। जनरल बेस्ट के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा ने पुर्तगालियों को पराजित किया 1612 ईस्वी में। ये घटना घटती है। जब इसका पता जहांगीर को चलता है तो जहांगीर इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि उसको भी व्यापार करना है। तो ये इस बेस्ट यानी ये इस आक्रमण ने जहांगीर के मन में ये प्रसन्नता कर देती है और जहांगीर थोड़ा सा और क्या कहते हैं अंग्रेजों के लिए आकर्षण हो जाता है। दूसरी घटना होती है जब टॉमस रो आता है। टॉमस रो भारत में 1616 से 1618 के बीच में रहता है। यहाँ 1616 से 1618 ये टॉमस रो के कारण अंग्रेजों को कुछ व्यापार करने के लिए उद्देश्य से कारखाना फिर खोलने की अनुमति मिल जाती है। इसीलिए सूरत में इनका पहला कारखाना खुलता है स्थायी रूप से 1616 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना। इसके पहले दक्षिण में 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज गए तो थे, लेकिन वो कारखाना अस्थायी था। 1611 में मछलीपट्टनम एक कारखाना खुलता तो है, लेकिन ये अस्थायी रूप से रहता है। लेकिन 1616 में स्थायी रूप से सूरत में पहला कारखाना माना जाता है अंग्रेजों का। इस कारखाने में सूरत में अंग्रेजों का उद्देश्य था कि वो कपड़े यहाँ से खरीदते थे और विदेश में ज़्यादातर वो जो कपड़े बेचते थे वो फारस में यानी ईरान में बेचते थे। ज़्यादातर अपने जो कपड़े यहाँ से खरीदते थे ईरान में। सूरत में बसने के बाद अंग्रेजों ने अब भारत के चारों दिशाओं में अपनी कंपनी अलग अलग जगह फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से अलग अलग शासकों से मिलने लगे। 1632 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर उस समय गोलकुंडा, हमने आपको बताया जब औरंगजेब बता रहे थे तो गोलकुंडा एक वंश था। गोलकुंडा के शासक से कोरोमंडल तट पर व्यापार करने का एक सुनहला फरमान मिला। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किस यूरोपीय कंपनी को सुनहला फरमान, 1632 का सुनहला फरमान ये अंग्रेजों को मिला और इसको दिया गोलकुंडा के शासक ने। इसमें 500 पैगोडा, देखिए ये पैगोडा इसलिए था कि पैगोडा किसने चलाया था? डच ने, ये याद रखिएगा, वहां पे पैगोडा चलता था। तो 500 पैगोडा देने पर कोरोमंडल तट पर व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ये अंग्रेजों को मिल गया। 1632 ईस्वी में सुनहला फरमान मिला, गोलकुंडा के शासक ने दिया। इसके बाद दक्षिण अंग्रेज लोग आते हैं 1639 ईस्वी
1939 ईस्वी में चंद्रगिरी के एक राजा ने उस समय मद्रास अंग्रेजों को दे दिया, मद्रास पट्टे पर दे दिया। 1639 मद्रास चंद्रगिरी के राजा ने पट्टे पर दे दिया। इसी मद्रास पे अंग्रेजों ने एक अपना एक नगर बसाया जिसको कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक नगर इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज ये अंग्रेजों ने बताया, और ये जिसने ये बसाया था उसका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने मद्रास में आगे चल के ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज ये पूरब में है, तो पूरब का जितना भी व्यापार का केंद्र हो गया ये फोर्ट सेंट जॉर्ज से ही होने लगा। यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज से ही नियंत्रण होता था पूरब का व्यापार, पूरब की तरफ से ये होता था। 1639 इसके बाद अंग्रेज लोगों को पश्चिम में बंबई बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक होती थी। ये अंग्रेजों को मिलता है किससे? अंग्रेज के एक राजा रहते हैं चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय। और चार्ल्स द्वितीय को बंबई कहाँ से मिलता है? ठीक है, इसकी कहानी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन कई बार आता है। ब्रिटेन के ही एक राजकुमार थे जिनकी शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय। उनकी शादी हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी कैटरीना बैंगरेज से। तो उस समय कैटरीना बैंगरेज यानी पुर्तगालियों ने बंबई के जो था बंबई पूरा वो राजकुमार को दहेज में दे दिया। यानी उस समय भी दहेज चलता था, यानी भारत में ही नहीं चलता है, यूरोप में भी दहेज चलता था। तो ये इतना बड़ा क्षेत्र बंबई दे दिया राजा चार्ल्स को, और चार्ल्स द्वितीय ने जो कंपनी थी कंपनी को दिया, व्यापारिक कंपनी थी, उसको 1668 ईस्वी में 10 रुपया यानी 10 पौंड, रुपया 10 पौंड 1668 में 10 पौंड वार्षिक किराए पर बंबई मिल गया। ये बंबई शहर की पूरी जो कल्पना यानी जिसने बताया उस अंग्रेज का नाम था जॉर्ज ऑम्बियर। जॉर्ज या इसको गैराल्ड भी कहते हैं, गैराल्ड ऑम्बियर, ठीक है। गैराल्ड ऑम्बियर ने, ये क्वेश्चन आता है कि बंबई शहर की स्थापना किसने की? गैराल्ड ऑम्बियर ने, ये अंग्रेज था, इसने ही बंबई शहर की स्थापना। देखिए बंबई उस समय बहुत व्यापारिक केंद्र था, आज भी बंबई को आर्थिक राजधानी माना जाता है। कारण क्या है? कोई भी व्यापारिक केंद्र तभी आर्थिक रूप से प्रगति करता है जब वो समुद्र तट के किनारे रहे, दूसरा उसका स्थल मार्ग अन्य स्थलीय मार्ग से जुड़ा रहे। तो इसलिए इसका आर्थिक रूप से बहुत महत्व था बंबई का। तो ये बंबई अंग्रेजों को यहाँ से मिल गया, मद्रास मिल गया और बंबई यानी दक्षिण मिल गया और पश्चिम में भी मिल गया इनको। इसके पहले ही वो बंगाल जा चुके थे। बंगाल में हम आपको बता चुके हैं 1651 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में हुगली में ग्रिजमैन के नेतृत्व में पहला कारखाना स्थापित हुआ। इस समय बंगाल का नवाब यानी बंगाल का जो शासक था वो औरंगजेब का भाई यानी शाहजहां का लड़का शाहसुजा था। शाहसुजा के काल में ये घटना हुई। इस 1651 के बाद
फिर अंग्रेजों को फायदा मिलता है और अंग्रेजों को 3 स्थान मिल जाते हैं 1698 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में इस समय औरंगजेब का लड़का रहता है वहां पे शासक, अजीम उस खान। इसने अंग्रेजों को 3 जगह दी थी, सुल्तानाबाद, ये कलिकाता और गोविंदपुर। ये देखिए, ये 3 क्षेत्र, ये 3 गांव इनको मिलता है, ये आदेश से मिलता है। ये वास्तव में ये उस समय शासक रहता है बंगाल का अजीम उस खान, लेकिन इसको दिया किसने है? इब्राहिम खान है। देखिए, ये दिया किसने है? इब्राहिम खान है। इब्राहिम खान ने ये 3 क्षेत्र की जमींदारी दे दी। इसी 3 चीज को मिलाकर बाद में कलकत्ता नगर बना। यही 3 चीज जो लिखा है, कलकत्ता नगर बसा। और इस कलकत्ता नगर को जिसने बताया था उसका नाम था जॉर्ज चार्नोक। जॉर्ज चार्नोक ने ही कलकत्ता नगर का निर्माण किया था। ये 3 क्षेत्र मिला के बंगाल में कलकत्ता नगर बस गया था। तो अंग्रेजों को ये कलकत्ता, बाद में इसी कलकत्ता में फोर्ट विलियम नगर की स्थापना हुई। जैसे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज था, वैसे ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम नगर ये स्थापना हुआ। आगे चल के 1700 के बाद सारी जो अंग्रेजों की बस्तियां थी, कारखाना थी, सारे इसका नियंत्रण हो गया फोर्ट विलियम से ही। यानी बंगाल का जो प्रशासन था वो पूरे भारत में चारों तरफ से केंद्रीकृत हो गया। 1702 के आसपास में ये फोर्ट विलियम से ही अंग्रेजों की सारी बस्तियां, जितनी भी पूरब में थी, पश्चिम में थी, दक्षिण में थी, सारी बस्तियों का नियंत्रण केंद्र हो गया फोर्ट विलियम। आगे चल के अंग्रेजों को एक बहुत महान, क्या कहते हैं उनको, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एक उनको मिला था फर्रुखसियर ने के काल में, उनको एक फरमान मिला था 1717 ईस्वी। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों का एक दल था, वो फर्रुखसियर के काल में गया था। उस दल का नेतृत्व किया था जॉर्ज सुरमन ने। उसमें 3 लोग थे। जॉर्ज सुरमन, हैमिल्टन, ये डॉक्टर था, स्टीफन, और एक आर्मीनियन व्यक्ति भी था जो 2 भाषा बोलता था। तो हैमिल्टन ने क्या किया, फर्रुखसियर का इलाज कर दिया। कहानी ये है कि फर्रुखसियर को कोई बीमारी थी, तो ये डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया। इससे फर्रुखसियर प्रसन्न हो गया और अंग्रेजों को एक फरमान जारी करता है। उस फरमान के तहत 3000 रुपया वार्षिक, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले भारत में समस्त व्यापार फ्री, यानी जितना भी इनकी कंपनी व्यापार करती थी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा ले जाने आने में, इस फरमान में था। दूसरा ये था कि उस समय अंग्रेजों का सिक्का बंबई में चलता था, वो सिर्फ बंबई में ही मान था। तो अंग्रेजों के जो बंबई में सिक्का चलता था उसको हर पूरे क्षेत्र में मान किया गया। बंबई में चलित सिक्के को पूरे भारत में मान कर दिया गया। तो ये बंगाल में अंग्रेज लोग पूरा ये यहाँ पर जमा चुके थे इस समय। उनका हुगली के अलावा वो भी कासिम बाजार में भी उनका एक केंद्र था। कासिम बाजार में भी, बंगाल के अलावा कासिम बाजार में भी उनकी फैक्ट्री थी, बालासोर में भी थी।
बालासोर ये उड़ीसा में है। वैसे सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है कि पूरब में कहाँ अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की थी, तो पूरब में स्थापित वाली फैक्ट्री थी बालासोर। मछलीपट्टनम दक्षिण में आता है। देखिए भारत के दक्षिण में, समझ गए, और एकदम ये पूरब की बात है, ठीक, दक्षिण में, और सूरत पश्चिम में है, ठीक है। तो आप पूरे भारत को अगर लेंगे ना, भारत के दृष्टिकोण से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस समय ये बालासोर उड़ीसा में है। आपको यहाँ पे ये उड़ीसा के क्षेत्र में आता है, नक्शे में भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में आता है। देखिए आप इंडिया के इस मैप को हमेशा समझिए कि इंडिया को मतलब ध्यान में रखते हुए नक्शे का निर्धारण करिए कि पूरब में क्या है। ये क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए हमेशा बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये आपके सीधे पूरब में माने जाते हैं, और ये राज्य आपके पूर्वोत्तर में माने जाते हैं, ठीक है, दक्षिण में। और सीधे दक्षिण के राज्य आपके तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, ये सीधे दक्षिण में माना जाता है। आंध्र प्रदेश है, ये दक्षिण में ही आता है। तो बंगाल में भी इन्होंने अपनी स्थिति अपना ली थी। बंगाल की बात में हमने आपको इतिहास बताया ही। अब आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने भी भारत में कपड़े का ही व्यापार करने के उद्देश्य से वहाँ एक कंपनी बनी। उस समय वहाँ का एक राजा था लुई 14वां। उसी के एक मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का गठन किया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया। इसको ईस्ट इंडिया क्यों कहते हैं? सभी जगह ईस्ट इंडिया ही लिखा आ रहा है, क्योंकि सर पूर्व में आके इसका व्यापार करेंगे। यूरोप के पूरब में इंडिया, तो यूरोपीय लोग इसको ईस्ट इंडिया ही लिखते थे। तो 1664 ईस्वी में ये कंपनी स्थापित हुई। इस कंपनी का भी पहली फैक्ट्री सूरत में, देखिए सूरत में इन्होंने भी पहली फैक्ट्री स्थापित की, अंग्रेजों ने भी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। ये फ्रैंक कैरो के सहयोग से इन्होंने स्थापित की। फ्रैंक कैरो ने 1668 में सूरत, सूरत यानी गुजरात पश्चिम में। अब ये लोग भी दक्षिण गए, जैसे अंग्रेज लोग दक्षिण में थे ही कोरोमंडल के तट पे, यहीं पे इनका भी जमावड़ा होता है, और यहीं से फिर बाद में लेकिन लड़ाई भी होती है। कोरोमंडल तट पे फ्रांसीसी भी पहुंचने लगते हैं, और 1673 ईस्वी में 1673 ईस्वी में मार्टिन ने मार्टिन ने 1673 ईस्वी में मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन का पूरा नाम था, एक गांव खरीदते हैं। उस गांव का नाम रहता है पांडिचेरी, जिसका नाम बदल गया, क्या कहते हैं, पुदुचेरी। उस समय एक गांव रहता है। देखिए पांडिचेरी का इतिहास बहुत प्राचीन काल से ही है। अगर आप देखिए इतिहास तो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। पांडिचेरी का अगर आपको लिखने के लिए 20 शब्द आए तो पांडिचेरी में आप कई चीज़ लिख सकते हैं कि पांडिचेरी फ्रांसीसी का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन प्राचीन काल में अगर पूछ लिया जाए कि क्या प्राचीन काल में रोम के सिक्के मिले हुए, हमने संगम काल बताया था, उस दौरान व्यापार होता था, और दक्षिण भारत में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था उस समय पांडिचेरी, और समुद्र तटीय क्षेत्र भी था। यहाँ पर रोम के सिक्के मिले हैं, रोम के बनाए हुए क्या कहते हैं ये बर्तन मिले हैं, कटोरी मिला है, थाली मिला है। कहाँ से? पांडिचेरी से। और इसी पांडिचेरी में फ्रांस ने अपना सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। पांडिचेरी इनका अंत तक था, अंग्रेजों का ये छूटा नहीं था।
पांडिचेरी में ये अंत तक रहे थे। तो 1673 ईस्वी में मार्टिन ने शेर अली खां से एक गांव लिया, जिस गांव का नाम था पांडिचेरी, और पांडिचेरी को अपना एक नगर रूप में विकसित कर लिया। पांडिचेरी ही इनका पूरब में सबसे महत्वपूर्ण नगर था, सबसे महत्वपूर्ण नगर। पांडिचेरी, इसकी मार्टिन बर्ड, जो मार्टिन है, इन्हीं को ये क्या कहते हैं, पांडिचेरी स्थापित करने का उद्देश्य माना जाता है। बंगाल में भी लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में चंदनगर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, और बालासोर यहाँ भी स्थापित किया था, उड़ीसा में, यहाँ भी फैक्ट्री स्थापित की उन्होंने। देखिए, डच लोग भी पूर्वी तट पे थे, अंग्रेज लोग भी पूर्वी तट कोरोमंडल पे थे, फ्रांसीसी भी थे। तो डचों ने पहले अंग्रेजों से सहयोग लेके क्या किया, पांडिचेरी पे आक्रमण कर दिया, और पांडिचेरी 1693 ईस्वी में डच एवं अंग्रेजों ने पांडिचेरी की विजय कर दी। बाद में एक संधि हुई 1697 ईस्वी में, रिजविक की संधि, ध्यान देते हैं ऊपर, 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि। इस संधि में डचों ने पांडिचेरी वापस दे दिया फ्रांसीसी। ये देखिए, ये सभी यानी फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज, डच को तो हमने बता दिया एक युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। अंग्रेजों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या बने थे फ्रांसीसी, सबसे बड़े समस्या बने थे। और उस समय दक्षिण भारत में एक युद्ध का जमावड़ा हो चुका था। दक्षिण भारत में युद्ध का जमावड़ा इस उद्देश्य से होता है कि जब मोहम्मद शाह मुगल वंश का राजा रहता है तो एक राज्य की स्थापना होती है हैदराबाद, जिसको दक्कन भी कहते हैं। किसने स्थापना किया था? चलिए, इन्हीं ने स्थापना किया था। 1724 ईस्वी में माना जाता है कि हैदराबाद की स्थापना हुई थी। आपका हैदराबाद है, दक्कन पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लेके पूरा हैदराबाद है इस समय का। और दक्कन के अंडर में ही कर्नाटक का क्षेत्र था, कर्नाटक, ठीक है। दक्कन का जो राजा था उसके अंडर में ही कर्नाटक था, यानी कर्नाटक का क्षेत्र भी दक्कन में ही था। जो कर्नाटक का क्षेत्र था वो दक्कन में ही था। और कर्नाटक के पूरब के क्षेत्र को क्या बोलते थे? यहाँ मान लीजिए कर्नाटक है तो इसका पूरब का क्षेत्र क्या हुआ? ये कोरोमंडल थे। और कोरोमंडल में ही फ्रांसीसी थे। देखिए, पांडिचेरी में, मद्रास में कौन था? अंग्रेज थे। और क्या कहते हैं, डच पहले से ही कोरोमंडल पे थे, यानी ये तीनों लोग यहीं पे जमा होते। तो जो मद्रास और पांडिचेरी बिल्कुल अगल बगल ही है, यानी फ्रांसीसी भी थे, अंग्रेज भी थे। इधर कर्नाटक में भी राजनीतिक अस्थिरता थी। कर्नाटक का जो शासक था वो दक्कन से, जैसे निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह के खिलाफ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, वैसे ही कर्नाटक के राज ने दक्कन के खिलाफ किया सेम काम, यानी उसने भी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। और वहाँ का राजा उस समय था सादत खां। तो उसने अपने मन चाहे एक व्यक्ति की नियुक्ति की जिसका नाम था दोस्त अली। इस दोस्त अली की हत्या की थी 1741 ईस्वी में। अगर आप लोगों को याद है, मैंने पढ़ाया इसे, मराठों ने
बालाजी बाजीराव के समय रघुजी भोसले दक्षिण भारत गए और उन्होंने क्या किया, दोस्तली की हत्या कर दी। ठीक है, ये याद है। देखिए इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री में जब तक आप चारों चीज को एक समझेंगे नहीं तब तक कंफ्यूज रहता है क्वेश्चन करने में। यानी मराठा दक्षिण से आते हैं, इस दोस्तली की हत्या कर देते हैं कर्नाटक में, और एक व्यक्ति को कैद कर लेते हैं जिनका नाम था चंदा साहब, ये भी हमने बताया था। और चंदा साहब के चूंकि दोस्तली मारा गया, इसलिए दक्कन में ये पद खाली हो गया कि वहाँ राजा कौन बनेगा। इसलिए नवाब ने, दक्कन के नवाब ने अपने मनचाहे व्यक्ति अनवरुद्दीन को वहाँ का नवाब बना दिया। अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। और इनके जो दामाद थे उनको कौन पकड़ा था, मराठे लोग पकड़ ले गए थे, लेकिन बाद में मराठों ने छोड़ दिया। मराठों ने छोड़ दिया जिनका नाम था चंदा साहब। चंदा साहब खुद चाहता था कि हम कर्नाटक के राजा बन जाए, वो ये चाहता था। अंग्रेज के पास भी जल सेना थी, फ्रांस के पास भी जल सेना थी, लेकिन अंग्रेजी जल सेना बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं फ्रांसीसी जल सेना से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, यानी बहुत। तो यहीं से कर्नाटक की लड़ाई शुरू होती है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ये कर्नाटक का 3 युद्ध लड़ा जाता है इतिहास में। इस युद्ध का महत्व इसलिए है कि भारत में तो लड़ाई होती ही है, यूरोप में भी अंग्रेज लोग लड़ते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या कहते हैं विदेश में भी लड़ते हैं। वो विदेश में क्यों लड़ते हैं, विदेश में ऑस्ट्रिया में कौन राजा बनेगा इसके लिए लड़ाई करते हैं। दूसरा, अमेरिका में उस समय स्वतंत्रता की क्रांति के लिए बातचीत चल रही थी, तो अमेरिका में भी ये लोग लड़ रहे थे। कौन लड़ा था, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो देखिए यूरोप में तो आपस में मतभेद था, उसका सीधा प्रभाव इंडिया में पड़ता है। पहले फ्रांसीसी ये नहीं चाह रहे थे कि इंडिया में लड़े, लेकिन अंग्रेज मानने वाले नहीं थे। अंग्रेज बिल्कुल नहीं मानते। शुरुआत अंग्रेजों ने ही की। अंग्रेज के एक नेता या एक अधिकारी जिसका नाम था बार्नेट, उसने क्या किया, फ्रांसीसियों का एक जलपोत पकड़ लिया और अपने कब्जे पे कर लिया। इस समय यहाँ पे गवर्नर था फ्रांसीसी जिसका नाम था डुप्ले। ये गवर्नर था डुप्ले, ये फ्रांसीसी गवर्नर था भारत में, डुप्ले। और इनका देखिए केंद्र था पांडिचेरी। तो एक जहाज को जब बार्नेट पकड़ लेता है तो ये डुप्ले अपनी सहायता के लिए मॉरिशस से एक अधिकारी को बुलाता है जिसका नाम रहता है लाबुदेन। लाबुदेन अपनी सेना के साथ अंग्रेजों पे आक्रमण कर देता है और मद्रास को छीन लेता है। लेकिन बाद में लाबुदेन घूस ले लेता है, 4000 पौंड पर मद्रास अंग्रेजों को फिर लौटा देता है। लेकिन डुप्ले को ये समझौता ठीक नहीं लगता है। डुप्ले आक्रमण करके मद्रास फिर कब्जे में कर लेता है। ये जो मद्रास का क्षेत्र है आपका, ये आता था उस समय कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक में आता था ये मद्रास का क्षेत्र, जो कर्नाटक राज्य अलग है, ये पूरा मद्रास का क्षेत्र उस समय कर्नाटक में थे। कर्नाटक का नवाब कौन था, कर्नाटक को किस, कर्नाटक के नवाब का क्या नाम था, अभी किसने लिखी, ये लिखा तो था हटा दिया गया। ये देखिए कर्नाटक का नवाब था। इसको बड़ी गुस्सा लगी कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं हमारे क्षेत्र में, तो उसने एक चीज़ कहा कि आप लोग शांति रखिए, लड़िए मत। लेकिन अंग्रेज लोग चले जाते हैं नवाब के पास सहायता लेने के लिए कि आप हमको सहायता दे दीजिए, फ्रांसीसी हमको परेशान कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है भारत में, और ये पहला युद्ध होता है 1748 ईस्वी में, सेंट टोमे का युद्ध। ये सेंट टोमे का युद्ध होता है। जब कर्नाटक के पास अंग्रेज जाते हैं
तो फ्रांसीसियों को ये पता चलता है कि कर्नाटक का शासक अंग्रेजों की मदद कर रहा है, तो फ्रांसीसी आक्रमण करते हैं। पैराडाइज ये कमांडर था, पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक यानी नवाब की सेना जिसमें अंग्रेज भी थे को पराजित कर दिया। सिर्फ 1200 को से लेकर 1200 सैनिक को लेकर नवाब की 10,000 की सेना को पराजित कर दिया। नवाब की सेना का नेतृत्व कर रहे थे महफूज खान। ये यही महफूज खान है जिसके कहने पर निजाम जो है हैदर अली के साथ अलग हो गया था। महफूज खां के नेतृत्व में कर्नाटक की सेना थी, फ्रांसीसियों की सेना ने नवाब की सेना को पराजित कर दिया। लेकिन यूरोप में एक संधि होती है, ए ला सापेल की संधि यूरोप में होती है। इस संधि से कर्नाटक का पहला युद्ध समाप्त हो जाता है। 1748 ईस्वी में ए ला सापेल की संधि होती है। इससे कर्नाटक का ये होता है अंग्रेजों फ्रांसीसियों में यूरोप में संधि, लेकिन अंग्रेजों को मद्रास फिर मिल जाता है वापस। इस संधि से मद्रास वापस मिल जाता है। ये कर्नाटक का देखिए प्रथम युद्ध था जो 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया। कर्नाटक का दूसरा युद्ध ये आपका लड़ा जाता है, ये 1749 से 54 के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। कर्नाटक के पहले युद्ध में तो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को पराजित किया, मद्रास कब्जे में लिया, लेकिन एक संधि यूरोप में हुई, उन्होंने वापस कर दिया। ये दूसरा युद्ध का कहाँ होता है? उत्तराधिकार का युद्ध। इसको देखिए, अनरुद्दीन ये कर्नाटक का नवाब रहता है अनरुद्दीन, और इसका जो दामाद रहता है वो रहता है चंदा साहब। अभी हमने बताया हैदराबाद राज की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क 1748 में मर जाता है, ठीक है। तो निजामुल मुल्क मरता है तो उसका लड़का जिसका नाम रहता है नासिर जंग, ये लड़का रहता है, ये सोचता है कि अब मेरी बार ये करते, लेकिन नवाब का यानी क्या कहते हैं दक्कन के जो नवाब निजामुल मुल्क के भांजा जिसका नाम रहता है मुजफ्फरजंग, ये दक्कन हुआ, ये कर्नाटक हुआ। इसको एरो से समझिए, इसमें ये शासन करना चाहते हैं, इसमें ये शासन करना चाहते हैं। नासिर जंग ये चाहते हैं और मुजफ्फरजंग ये चाहते हैं कि हम लोग शासक बैठ जाएं। इसी उत्तराधिकार के लिए ये कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू होता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी को भी अलग अलग गुट में शामिल होना था। फ्रांसीसियों ने इनका सहारा दिया, ठंडा सहारा, और फ्रांसीसियों ने सहारा दिया मुजफ्फरजंग का। तो अंग्रेज किसके साथ हो गए? एक तो इनके साथ हो गए और एक इनके साथ तो थे ही अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने अनरुद्दीन का सहारा लिया कर्नाटक में और दक्कन में सहारा लिया नासिर जंग का। तो एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध फिर लड़ा गया 1749 ईस्वी में। 1749 ये होता है अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध होता है, इसमें भी फ्रांसीसियों की विजय होती है। फ्रांसीसियों ने यानी चंदा साहब और मुजफ्फरजंग और ये फ्रांसीसी सेना ने अनरुद्दीन को हराकर उसकी हत्या कर दी।
उस समय देखिए कर्नाटक की राजधानी होती है अर्काट, अर्काट पर अधिकार करते हैं। ये अनरुद्दीन मारा जाता है और अनरुद्दीन के लड़का का नाम रहता है महफूज अली। वो भाग कर तृष्णापल्ली जाता है। अब देखिए यहाँ मर तो जाता है, लेकिन अनरुद्दीन का लड़का रहता है तृष्णापल्ली। तृष्णापल्ली जाता है और यहाँ पर अंग्रेज उसकी सहायता करते हैं। इसी तृष्णापल्ली को फ्रांसीसी नहीं जीत पाते हैं। इस तृष्णापल्ली जहाँ अनरुद्दीन का लड़के की सहायता के लिए इस किले में रहता है, अंग्रेज लोग उसकी सहायता करते हैं किलाई। और तृष्णापल्ली का जो घेरा लिया रहता है वो रहता है चंदा साहब। तो अंग्रेजों ने भी एक युद्ध, उस समय क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव ने एक युद्ध लड़ा, जिंजी का युद्ध, जिंजी की तर्क पर ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में चंदा साहब और मुजफ्फरजंग पराजित हो गए, फ्रांसीसी भी पराजित हो गए। फ्रांसीसी पराजित हो गए और तृष्णापल्ली को नहीं जीत पाए। तृष्णापल्ली का जो किला था वो अंग्रेजों ने रक्षा कर दिया किलाइव ने, और ये तृष्णापल्ली को नहीं जीत पाए। अभी आपके क्वेश्चन का उत्तर देंगे, पहले सुन लीजिए, ठीक है। तो ये तृष्णापल्ली को नहीं जीत पाए चंदा साहब, और ये पराजित हो जाते हैं। फ्रांसीसी क्या करते हैं, डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। अगर तृष्णापल्ली की हार यानी जिंजी नदी की हार, इस पर डुप्ले को वापस बुला लेते हैं और डुप्ले के जगह किसको भेजते हैं, गोडेरू को भेजते हैं। गोडेरू इसको गवर्नर बना देते हैं। नासिर जंग जीतता तो है, यानी अंग्रेज नासिर जंग को जिता तो देते हैं, लेकिन नासिर जंग की सेना का विद्रोह हो जाता है, सेना ही नासिर जंग को मार देती है, यानी नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है सेना में विद्रोह के बाद। तो एक फ्रांसीसी अधिकारी जिसका नाम रहता है बुस्सी, वो क्या कहते हैं, मुजफ्फरजंग को दक्कन का शासक बना देता है। मुजफ्फरजंग दक्कन का शासक। लेकिन फ्रांसीसियों को एक खबर मिलती है कि अंग्रेज जो है फिर आक्रमण करेंगे, इसलिए बुस्सी मुजफ्फरजंग को सहायता देने के लिए, उसको बचाने के लिए पांडिचेरी ले जाता है, पांडिचेरी में। लेकिन जब रास्ते में जाता है तो मुजफ्फरजंग की कोई पठान ने हत्या कर देती है। मुजफ्फरजंग की हत्या एक पठान ने कर दी। बाद में इसी नासिर जंग के लड़के, जिसका नाम रहता है सलाबत जंग, इसको दक्कन का शासक बना दिया जाता है। दक्कन का शासक बना दिया जाता है। ये देखिए, नासिर जंग तो मरी जाता है, सेना विद्रोह होता है, मुजफ्फरजंग की हत्या एक पठान कर देता है, लेकिन नासिर जंग के ही लड़के को बना देता है ये। बाद में फ्रांसीसी नासिर जंग के ही लड़के को क्या करते हैं, दक्कन का शासक बना देते हैं। इसके बाद 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक संधि करनी पड़ती है, पांडिचेरी की संधि। 1755 ईस्वी पांडिचेरी की संधि। इस संधि से जो जीते हुए क्षेत्र थे अंग्रेज फ्रांसीसी, वो वापस कर देते हैं। इसमें एक और शर्त रहती है कि अंग्रेज फ्रांसीसी ये क्या कहते हैं, समझौता करते हैं कि हम लोग किसी दूसरे के राज्यों के बीच में आपस में नहीं लड़ेंगे, ये भी समझौता करते हैं। तो यहाँ तो देखिए समझौता हो जाता है पांडिचेरी का,
इसके बाद फ्रांस से फिर एक गवर्नर आता है जिसका नाम रहता है, एक और गवर्नर आता है उसी के बाद, इसके गोडेहू के बाद गवर्नर का देखिए नाम मेरे याद नहीं है, अभी बता रहे हैं आपको। लेकिन देखिए लड़ाई तो यहाँ बंद तो हो जाती है, लेकिन इंग्लैंड में फिर युद्ध शुरू हो जाता है यूरोप में 1756 से 1763। ये कर्नाटक का तीसरे सतवर्षीय युद्ध से 1763 ईस्वी में ये सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में शुरू होता है। ये दुनिया के 5 महाद्वीप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगते, फिर एक दूसरे के क्षेत्र में। अमेरिका में अलग से लड़ते हैं, ऑस्ट्रिया में लड़ ही रहे थे, स्पेन में भी इनकी लड़ाई होती रहती है। इसके बाद आपस में ये संधि तो हुई थी, फिर लड़ाई लड़ने लगते हैं। और ये लड़ाई के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। इस युद्ध को कहते हैं बांडीवास का। ये बांडीवास आपका तमिलनाडु में, देखिए याद आ गया, हम भी नाम भूल जाते हैं कभी कभी। काउंट लाली, काउंट लाली ये गवर्नर था जो बन के आया था। इसी काउंट लाली ने ही क्या कहते हैं पांडिचेरी की संधि पे हस्ताक्षर किया था। देखिए क्वेश्चन हमेशा आते हैं, काउंट लाली। इधर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना में एक से एक क्या कहते हैं नेतृत्व करता थे, इसी में एक था आयरकूट। इस आयरकूट को आपको याद है कहीं और किसने हमला किया था? कहाँ पे? हाँ कौन सा है, कहाँ किसको रहा था? इसी आयरकूट ने एक और युद्ध लड़ा था, बताइए, अभी कल ही बताएं, परसों ही। 1782 ईस्वी में पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था, जिसमें आयरकूट ने हैदर अली को पराजित कर दिया और हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो देखिए भूलिए मत, कहीं ना कहीं नाम आते रहेंगे। तो ये आयरकूट यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है और फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से पराजित कर देता है बांडीवास में। इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं फ्रांसीसी। जल सेना भी पराजित होती है, थल सेना भी, जल थल दोनों पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के सामने। और इतनी कठिन शर्त अंग्रेज लाद देते हैं, इतनी कठिन शर्त लाद देते हैं, उनसे ये कहते हैं कि जितने भी आपके गोदाम हैं, जितने भी आपके कारखाने हैं, आपको किलेबंदी नहीं करना है इस समझौते में। ये देखिए युद्ध तो हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट संधि हुई जिसको कहते हैं 1713 की पेरिस की संधि। इस युद्ध संधि से, इस संधि से अंग्रेज पांडिचेरी तो लौटा देते हैं, पांडिचेरी को जीत लेते हैं। बांडीवास के युद्ध में पांडिचेरी पे विजय पा लेते हैं, लेकिन ये पेरिस की संधि से पांडिचेरी वापस मिल जाता है, वापस मिलता है। कारखाने का किलेबंदी नहीं कर सकते। इस युद्ध ने फ्रांसीसियों की किस्मत को पलट दिया, ठीक है। इसके पहले भी अंग्रेजों ने चंदनगर पे, जो उनका बंगाल में था, उसी चंदनगर पे आक्रमण किया था। उसी चंदनगर पे आक्रमण के फलस्वरूप सिराजुद्दौला नाराज भी हो गया था, चंदनगर भी जीत लिया था और यहाँ पे बांडीवास का युद्ध में भी पराजित कर दिया। तो पूर्ण रूप से फ्रांसीसी पराजित हो गए, उनका व्यापार पूर्ण रूप से सिमट गया। अंग्रेजों के आगे किसी का व्यापार उस समय नहीं रहा। और जब बक्सर का युद्ध होता है तो उसके बाद तो अंग्रेज पूरी तरीके से भारत में बस जाते हैं और छोटे छोटे युद्ध को जीतने के बाद पूरी साम्राज्यवादी नीति को अपना लेते हैं। तो ये देखिए 3 बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था कर्नाटक का युद्ध। इसको बंद कर दीजिए।